हेलो एंड वेलकम टू लर्न विथ हेमास क्लास। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं 7th स्टैंडर्ड का हिंदी सब्जेक्ट और उसका पहली इकाई का सेकंड चैप्टर फूल और कांटे। यह एक कविता है जिसे लिखा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंद जी ने। बहुत ही सुंदर कविता इन्होंने यहाँ पे बताई है, हकीकत बताई है जिंदगी की। तो इस पूरी कविता को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी लाइन बाय लाइन और साथ ही साथ इसके क्वेश्चन आंसर्स भी प्रोवाइड करूंगी इसी वीडियो में। तो पूरा वीडियो आप जरूर से देखिएगा ताकि ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन आपको इस पोएम से रिलेटेड मिल सके। साथ ही साथ एक छोटी सी रिक्वेस्ट मेरी आपसे रहती है कि यदि आप मेरे चैनल के लिए नए हैं तो मेरे चैनल को दैट इज लर्न विथ हेमा को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना भी ना भूलें। और यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, यूजफुल लगते हैं तो जरूर से लाइक बटन हिट कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं फूल और कांटे, जिसे लिखा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंद जी ने। इनका जन्म हुआ है 1865 दैट इज 1865 में आजमगढ़ में, जो कि उत्तर प्रदेश में है। इनकी मृत्यु हुई ही 1947 में। रचनाएं यानी इनके काम क्या क्या है, क्या क्या लिखे हैं इन्होंने: प्रिय प्रवास, पद्य प्रसून, वैदेही वनवास, अध खिला फूल, प्रेम कांता आदि। ये बहुत सारी किताबें उन्होंने लिखी हैं। इनके परिचय के बारे में यदि हम बात करें तो अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की खड़ी बोली हिंदी के प्रारंभिक कवियों के मूर्धन्य स्थान है। इनकी खड़ी बोली है अर्थात ये बहुत ही प्योर भाषा में कविताएं लिखते हैं। आप हिंदी के एक आधार स्तंभ हैं, बहुत ही बढ़िया हिंदी इनकी है। प्रस्तुत कविता में कवि ने यह स्पष्ट किया है कि मनुष्य विशिष्ट कुल में जन्म लेने से नहीं बल्कि अपने कर्मों से ही बड़ा बनता है। तो इस कविता में हम यह सीखने वाले हैं कि इंसान कितने ही बड़े घराने में क्यों ना पैदा हो जाए, वह जाना जाता है अपने कर्मों से, अपने घरानों से नहीं, अपने कर्मों से। तो यहाँ पर फूल और कांटे, एक गुलाब के फूल का एग्जाम्पल पूरी कविता में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं फूल और कांटे। है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। बहुत ही सुंदर यहाँ पे ये 4 पंक्तियां लिखी है उन्होंने। कवि यहाँ पे कहते हैं, कवि हमें बताते हैं कि फूल और कांटे ये दोनों एक ही स्थान पर जन्म लेते हैं, एक ही जगह पर जन्म लेते हैं और एक ही स्थान पर जन्म लेने के साथ साथ एक पौधा ही उन दोनों को पालता है, एक ही पौधे पर दोनों रहते हैं। फिर भी उन दोनों में किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करते हैं। चांद अपनी चांदनी समान सी उन पर फैलाते हैं और फूल और कांटों को समान सी चांदनी मिलती है। कोई भेदभाव नहीं है कि फूल को ज्यादा चांदनी मिलती हो या कांटे को कम चांदनी मिलती हो। कोई भी किसी भी तरह का भेदभाव नहीं है। चांद अपनी चांदनी एक समान सा फैलाता है, फूल पर भी और कांटे पर भी। मेह उन पर है बरसता एक सी उन पर हवाएं हैं बही, पर सदा ही यह दिखता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। अब बहुत यहाँ पे उम्दा बात कही है बहुत ही। मेह उन पर है बरसाता एक सा, मेह यानी बारिश यानी बादल जो है वो एक सा मेह उन पर बरसाता है, यानी कि फूल और कांटे दोनों पर। वो ये भेदभाव नहीं करता है कि फूल पर ज्यादा वर्षा डालूं और कांटे पर कम, ऐसा बिल्कुल नहीं करता है। एक सी वर्षा दोनों पर डालता है। हवाएं भी एक सी दोनों के संग बहती है, दोनों के ऊपर से बहती है, दोनों को छूती है एक समान ही। पर सदा ही यह दिखता है हमें, लेकिन हमें हमेशा से ही ऐसा लगता है कि ये दोनों जो है बिल्कुल इन दोनों के ढंग अलग अलग है, यानी कि ये इन दोनों के काम अलग अलग है। छेद कर कांटा किसी की उंगलियां फाड़ देता है किसी का वर वसन, प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भौर का है वेद देता श्याम तन। तो अब एक जो है कांटा है वो क्या करता है, कांटा जो है किसी की उंगलियों को छेद देता है, किसी की उंगलियों को चोट पहुंचाता है यानी कि चुभा देता है, या कभी कभी किसी कपड़े के संपर्क में आता है तो उस कपड़े को भी वो फाड़ देता है। और जब प्यार में डूबी तितलियां, जब फूल अपने मोहित रंगों से जब तितलियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और तो तितलियों के पंख वो काट देता है कांटा। और साथ ही साथ भौरे जो फूलों पर मंडराने आते हैं
उनके श्याम तन को भी वह वेद देता है, यानी कि उनकी श्याम तन को भी वह काट देता है। तो कांटा जो है किसी को भी नहीं छोड़ता, चाहे प्यार वाले हो या नफरत वाले हो, कांटा सबको काट देता है। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौर को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंध और निराले रंग से है सदा देता कली जी की खिला। अब यहाँ पे फूलों के बारे में अगर बात करते हैं तो फूल जो है हमेशा तितलियों को प्यार करते हैं, अपनी गोद में एकदम नाजुक से संभाल के रखते हैं तितलियों को, और भौरों को भी अपना अनूठा रस पिलाते हैं, मीठा रस पिलाते हैं। आप देखोगे फूल जो है, आप यहाँ पे पिक्चर में भी देख सकते हो, ये जो भौरे हैं ये बीच में जो आते हैं फूलों का रस पीते हैं। भौरे मीन्स बीज, हनी बीज जो हम बोलते हैं, ये फूलों का रस पीते हैं। और ये जो सुगंध है फूलों की, जो खुशबू होती है और जो अलग अलग रंग होते हैं, वो आकर्षित करते हैं तितलियों को अपनी ओर, और सभी का जी जो है खिला देते हैं, सभी को खुश कर देते हैं अपने स्वभाव से, अपने सुंदरता से सभी को खुश कर देते हैं फूल। तो कांटे क्या करते हैं? कांटे सभी को काटते हैं, सुई चुभोते हैं, नुकसान करते हैं, सभी का तकलीफ देते हैं, और फूल सभी से प्यार करते हैं, उनकी मदद करते हैं। तो है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोहता सुर शीस पर। तो अब कांटा डेफिनेटली वो सभी को चोट पहुंचाता है, तो वो सभी को खटकता है, अच्छा नहीं लगता है। और वही दूसरी ओर फूल जो है सभी को अपनी ओर आकर्षित करता है, अपनी सुगंध से सभी को मोहित करता है, भौरों को रस पिलाता है। तो फूल जो है वो भगवान के सिर पर शोभायमान हो जाता है, यानी कांटा जो है किसी को एक आंख नहीं भाता, और फूल जो है किसी के सर पर शोभायमान हो जाता है। तो एक ही पेड़ से जन्मे ये दोनों कांटा और फूल, ये दोनों के व्यवहार अलग अलग है, क्योंकि उनके काम भी अलग अलग है। तो लास्ट के जो दो पंक्तियां हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस तरह कुल की बढ़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। तो यह बहुत ही सुंदर इन्होंने कहा है इन दो वाक्यों में कि भले आप किसी भी बड़े घराने से, कितने ही बड़े घराने से क्यों ना हो, अगर आपके व्यवहार सही नहीं है, अगर आपके कार्य सही नहीं है, तो आप अपने कुल की बढ़ाई बिल्कुल नहीं कर सकते, अपने कुल को बिल्कुल आगे नहीं लेके जा सकते। तो अपने कर्मों से ही इंसान आगे बढ़ता है, ना कि किस कुल में जन्मा है उससे आगे बढ़ता है। तो ये बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखने वाली है। तो अब पोएम एक्सप्लेनेशन तो हो गया है, अब हम सीधे चलते हैं इस पोएम के क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। सबसे पहले हम करेंगे शब्दार्थ, मीनिंग। रात यानी निशा, रजनी या नाइट भी कहते हैं। चांद, चंद्र, राकेश, शशांक, ये सब पर्यायवाची शब्द है। मून, वसन, चीर, वस्त्र, कपड़ा, क्लोथ्स। श्याम, सावला, डार्क। अनूठा, अनोखा, अद्भुत, वंडरफुल। सुर, ईश्वर, भगवान, प्रभु, गॉड। कुल, वंश, परिवार, फैमिली। मेह, बादल, क्लाउड। मुहावरे, आंखों में खटकना, बिल्कुल अच्छा न लगना। शीश पर सोहना, बहुत सुंदर लगना। जी की कली खिला देना, अत्यधिक प्रसन्न करना। मैंने समझा। फूल और कांटे इस कविता के माध्यम से हमें यह संदेश मिलता है कि मनुष्य के कर्म एवं उसका दूसरों के साथ किया हुआ व्यवहार उसे महान एवं आदरणीय बनाता है। किसी मशहूर या नामांकित उच्च कुल वंश में जन्म लेने से मनुष्य महान नहीं बनता। मनुष्य अपने कर्मों, वाणी एवं व्यवहार से समाज में अपनी प्रतिष्ठा हासिल करता है। अब यह रिक्त स्थानों की पूर्ति है। फूल और कांटे दोनों का डैश भिन्न भिन्न होता है। ढंग, कांटा तितलियों के डैश कतर देता है, पर फूल और कांटे एक ही डैश जन्म लेते हैं। जगह, कांटा सबकी डैश में खटकता है। आंख, डैश उन पर एक समान बरसते हैं। मेह, डैश अपनी सुगंध से सबको आकर्षित करता है। फूल। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक शब्द में लिखिए।
रात में पौधों पर क्या चमकता है? चांद। कांटा किसमें छेद कर डालता है? उंगलियों में। निराले रंग किसके हैं? फूल के। भगवान के सिर पर कौन सजता है? पुष्प, फूल। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। फूल किनको गोद में लेता है? फूल तितलियों को गोद में लेता है। बड़प्पन की कसर रह जाने पर क्या काम नहीं देती? बड़प्पन की कसर रह जाने पर कुल की बढ़ाई काम नहीं देती। कौन एक सा बरसता है? मेघ, मेघ एक सा बरसता है। फूल किसको रस पिलाता है? फूल भंवरों को रस पिलाता है। कांटा किसका तन बेध देता है? कांटा भंवरे का तन बेध देता है। भंवरे का तन किस रंग का है? भंवरे का तन सांवले रंग का है। कविता में आए लयात्मक शब्दों को ढूंढकर लिखिए। उदाहरण, पीला, खिला। लयात्मक शब्द यानी राइमिंग वर्ड्स। पालता डालता, बही नहीं, बसंतन, पर, कसर। अब यह निम्नलिखित वाक्य सही है या गलत है वह बताइए। फूल वस्त्र को फाड़ देता है, यह तो गलत है क्योंकि कांटा वस्त्र को फाड़ देता है। फूल और कांटे का स्वभाव एक समान होता है, यह भी गलत है क्योंकि फूल और कांटे दोनों का स्वभाव अलग अलग होता है। फूल की सुगंध से सबका मन प्रसन्न होता है, यह सही है। फूल कांटों को अनूठा रस पिलाते हैं, यह तो गलत है। फूल कांटों को नहीं पिलाते हैं, भंवरों को अपना अनूठा रस पिलाते हैं। कुल की बढ़ाई से मनुष्य महान बनता है, गलत। कुल की बढ़ाई से नहीं, अपने कर्मों से ही इंसान मनुष्य महान बनता है। मनुष्य स्वयं के गलत कार्यों से लोगों की आंखों में खटकता है, बिल्कुल सही बात है। यदि आप गलत कार्य करोगे तो लोगों की आंखों में हमेशा खटकोगे। कविता के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रात में उन पर डैश चांद भी, एक ही सी डैश है डालता। तो रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। सेकंड, प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भौर का वेद देता श्याम तन। थर्ड वाला, छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वर वसन। निज सुगंध औ डैश रंग से, निज सुगंध औ निराले रंग से, है सदा देता डैश जी की खिला, कली जी की खिला। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। चांद रात के समय प्रकृति का कौन सा कार्य करता है? चांद रात के समय सभी को ठंडक भरी शीतल छाया देने का कार्य करता है। वह सभी पर समान रूप से चांदनी बिखेरने का प्राकृतिक कार्य करता है। फूल और कांटों पर समान रूप से क्या बहती है? फूल और कांटों पर समान रूप से हवाएं बहती है। हवा किसी भी प्रकार का भेदभाव न करते हुए उन्हें एक सी हवा देती है। कांटों द्वारा उंगलियों को छेदने व कपड़े को फाड़ने से कांटों की किस वृत्ति का पता चलता है? कांटों द्वारा उंगलियों को छेदने व कपड़े को फाड़ने से कांटों की दूसरों से घृणा करने, दूसरों का तिरस्कार करने तथा दूसरों को जानबूझकर तकलीफ देने की वृत्ति का पता चलता है। फूल और कांटे कविता के माध्यम से फूल हमें क्या संदेश देना चाहता है? फूल और कांटे कविता के माध्यम से फूल हमें यह संदेश देना चाहता है कि हमें दूसरों के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए तथा अपने अच्छे कर्मों से सबके मन को प्रसन्न व आनंदित रखना चाहिए। हमें अपने कर्मों से श्रेष्ठ बनना चाहिए। मनुष्य महान कब और कैसे बनता है? मनुष्य महान तब बनता है जब वह अपना कार्य स्वार्थ हेतु न करते हुए परमार्थ और जगत कल्याण के लिए करता है। वह कुल का बड़प्पन न देखकर स्वयं के बलबूते पर महान बनने का प्रयास करता है। इसलिए कहा गया है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, अर्थात परोपकार व योग्य कर्म से मनुष्य को महानता प्राप्त होती है। अब यह व्याकरण और भाषा अभ्यास है। निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। पौधा, पौधे, आंख, आंखें, भंवरा, भौरे, हवा, हवाएं, तितली, तितलियां,
उंगली, उंगलियां। निम्नलिखित संज्ञा शब्दों की उचित विशेषण के साथ में जोड़ियां मिलाइए। अब उसके पहले यहाँ पर ये विशेषण के बारे में बताया गया है, समझाया गया है। संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे सीमा सुंदर है, विशेषण यानी एडजेक्टिव्स होते हैं। तो जैसे कि ऊपर अभी हमने सेंटेंस पढ़ा, सीमा सुंदर है, तो यहाँ पे सीमा जो है संज्ञा है यानी कि नाउन, और सुंदर जो है वह एडजेक्टिव है जिसे हम विशेषण कहते हैं। तो विशेषण के मुख्य 4 भेद होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, यानी कि जो किसी के गुण बताते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के रंग, रूप, गुण, दोष, आकार, प्रकार व स्वभाव का बोध कराते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे गुलाबी चादर, अभी यहाँ पे ये रंग आ गया ना, गुलाबी चादर। सुंदर अक्षर, ये कि आकार, आकार प्रकार सुंदर। मीठे बेर, ये स्वभाव आदि। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध होता हो, यानी कि जिस शब्द से हमें नाउन या प्रोनाउन के बारे में पता चले कि वे कितने हैं, नंबर्स पता चलते हैं या उनके इनफाइनाइट है, कितने हैं वो पता चलते हैं, थोड़े ज्यादा, तो उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, जिसे हम नंबर एडजेक्टिव्स भी कहते हैं। परिणामवाचक विशेषण, जिन विशेषण शब्दों से परिणाम की निश्चितता या अनिश्चितता का बोध होता है वे परिणामवाचक विशेषण कहलाते हैं। सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आकर विशेषण का काम करता है उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। इसका यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है, जैसे यह फल बहुत मीठा है। अब फल के बारे में बता रहे हैं ना, कौन सा फल है, यह फल है, और यह क्या है, सर्वनाम है। तो यह एक विशेषण का काम भी कर रहा है और यह एक सर्वनाम भी है, इसीलिए हम इसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। मेरी गुड़िया बहुत ही सुंदर है, गुड़िया संज्ञा है और संज्ञा के लिए ये मेरी वर्ड यूज किया गया है जो कि एक सर्वनाम है, इसीलिए हम सार्वनामिक विशेषण इसे कहेंगे। मैच द कॉलम है और ये नाउन्स है और नाउन्स को हमें यहाँ पे एडजेक्टिव्स ढूंढने हैं। चांद के लिए आ जाता है चमकता, मेघ के लिए बरसता, तन के लिए श्याम, रस अनूठा, रंग निराले, सुर सुरीला। निम्नलिखित शब्दों में उचित स्थान पर अनुस्वार व अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग कीजिए। अनुस्वार यानी ऊपर जो एक सिंगल डॉट आता है उसे हम अनुस्वार कहते हैं, और ये जो चंद्र बिंदी होता है उसे हम अनुनासिक कहते हैं। जैसे चांदनी नहीं है, ये चांदनी होती है जिस पर अनुनासिक लगेगा। ढग नहीं होता, ढंग होता है जिस पर अनुस्वार लगेगा, ढ पर। हवाएं में ए पर आपका अनुनासिक लगेगा। सुगंध है, यहाँ सुगंध दिया गया है तो ग पर हमारा अनुस्वार लगेगा। भवरा, यहाँ पर भ पर अनुनासिक लगा है। तितलियां, या पर यहाँ पर अनुनासिक लगा है। हंस, ह पर यहाँ पर अनुस्वार लगा है। नदियां, या पर हमने अनुनासिक लगाया है। अब निम्नलिखित वर्णों से समानार्थी और विरुद्धार्थी शब्दों की जोड़ियां ढूंढिए और अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। समानार्थी शब्दों का वाक्यों में प्रयोग। पुष्प, बगीचे में पुष्प खिले हैं। अब पुष्प का समानार्थी है फूल। फूल से हम सेंटेंस बनाएंगे, भगवान के चरणों में पड़ा फूल पवित्र होता है। ये इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तन, सैनिक तन मन से देश की रक्षा करता है, और तन का मीनिंग है बदन। सैनिक का सारा बदन लहूलुहान था। जल, जल ही जीवन है। जल का पर्यायवाची शब्द है पानी। पानी के बिना मनुष्य का जीवन सूना है। हवा, शाम के समय ठंडी हवा चलती है, और हवा का पर्यायवाची शब्द है पवन। चक्रवाती पवन बहुत तीव्र गति की होती है। अब हम करेंगे विरुद्धार्थी शब्द का वाक्य में प्रयोग। रात और दिन, मोहन अपने भविष्य के लिए रात दिन पढ़ाई करता है। छोटा बड़ा, हमारे मन में छोटे बड़े का भेदभाव नहीं होना चाहिए। मान अपमान, राम मोहन को मान देता है
किंतु मोहन ने उसका सबके सामने अपमान कर दिया। पावन अपावन। आज के आधुनिक युग में भी कुछ लोग पावन विचारों के हैं तो कुछ लोगों के आचरण बिल्कुल अपावन हो चुके हैं। निम्नलिखित विषय पर अपने विचार लिखिए। भूल कर भी न करे भूल, बने फूल नहीं शूल। तो यहाँ पे ये भूल, फूल और शूल, इन तीनों पर ही हम अभी ये यहाँ पे पैराग्राफ लिखने वाले हैं। भूल। उपयुक्त पंक्ति के माध्यम से भूल का अर्थ यह है कि मनुष्य को यह नहीं भूलना चाहिए कि उसका जन्म अच्छे कर्मों के लिए हुआ है, न कि बुरे कर्म करने के लिए। हमें हमेशा दूसरों के बारे में अच्छा सोचना चाहिए व उनकी मदद करनी चाहिए और यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारा एक दूसरे के साथ भाईचारे व मानवता का संबंध है। फूल। उपयुक्त पंक्ति में फूल का अर्थ यह है कि हमें अपने जीवन में अपने व्यवहार से फूल के समान लोगों के जीवन को महकाना चाहिए। दूसरों की मदद करके अपने व समाज के लोगों की जीवन रूपी बगिया को सुंदर बनाने का सतत प्रयास करना चाहिए। शूल। उपयुक्त पंक्ति में शूल का अर्थ यह है कि अपने कार्यों से दूसरों की राह में कांटों के समान रुकावट पैदा नहीं करनी चाहिए। शूल यह शब्द शत्रुता व बुरे व्यक्ति के प्रतीक के रूप में इस पंक्ति में प्रयोग किया गया है। हमें अपने जीवन में फूल के समान एक अच्छा मनुष्य बनने का प्रयास करना चाहिए, न कि शूल के समान बुरा व्यक्ति। सम्मान हमेशा फूल को ही मिलता है, शूल को नहीं। आपको कौन सा फूल पसंद है, क्यों? निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर लिखिए। फूल का नाम, उपयोग और गंध। फूल का नाम गुलाब। आप अपने मन से भी लिख सकते हो, कोई दूसरे फूल का नाम लिख सकते हो और उसके बारे में जानकारी लिख सकते हो, वो भी चलेगा। गुलाब एक बहुवर्षीय झाड़ीदार कंटीला पुष्पीय पौधा है जिसमें कई रंग के सुंदर सुगंधित फूल लगते हैं। इसकी 100 से भी अधिक प्रजातियां अस्तित्व में हैं। गुलाब की अधिकतर जातियां एशियाई मूल की है। भारत सरकार ने 12 फरवरी को गुलाब दिवस के रूप में घोषित किया है। गुलाब का फूल अपनी कोमलता, सुंदरता व सुगंध के लिए विशेष प्रसिद्ध है। गुलाब के उपयोग। गुलाब के फूल का उपयोग भगवान के चरणों में चढ़ाने के लिए करते हैं। गर्मियों में गुलाब के फूलों का रस चेहरे पर मलने से चेहरे पर ताजगी बनी रहती है। आंखों की जलन व खुजली दूर करने के लिए गुलाब के जल का उपयोग किया जाता है। गुलाब के घर में महकते रहने से घर का वातावरण पवित्र व शांत बना रहता है। गुलाब के फूल से शरबत व गुलकंद बनाई जाती है जो सेहत के लिए अत्यंत फायदेमंद होती है। कान में दर्द होने पर गुलाब की पत्तियों का रस डालने से कान के दर्द से राहत मिलती है। गुलाब के फूलों से खुशबूदार इत्र बनाए जाते हैं। गुलाब की गंध। गुलाब का फूल खुशबू के लिए भी विशेष प्रसिद्ध है। इसकी हल्की मधुर भीनी व मोहक गंध सबके मन को आकर्षित करती है। भारतवर्ष में ऋतु के अनुसार गुलाब 2 प्रकार के माने जाते हैं, सदा गुलाब और चैती गुलाब। सदा गुलाब पूरे साल भर फूलता रहता है। चैती गुलाब केवल बसंत ऋतु में ही फूलता है। चैती गुलाब अपनी सुगंध के लिए विशेष प्रसिद्ध होता है। यही फूल अधिकतर इत्र और दवा बनाने में काम में लाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि गुलाब के इत्र का नूरजहां ने 1612 दैट इज 1612 ईसा में अपने विवाह के अवसर पर उपयोग किया था। गुलाब का फूल अपनी गंध और औषधीय गुणों के कारण संसार में विशेष रूप से प्रसिद्ध है। अपने आसपास के पेड़ पौधों के नामों का वर्गीकरण कीजिए, छोटे, मध्यम और बड़े। छोटे में आ गया गुलाब, तुलसी, बैंगन। मध्यम में केला, अनार, पपीता। बड़े में बरगद, नारियल, पीपल। तो इसी के साथ ही हमारा ये चैप्टर एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर्स खत्म हुआ। जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। थैंक यू।